हेलो दोस्तों, तो आज का यह क्लास इंग्लिश का होने वाला है। क्लास 12th या इंग्लिश का यह क्लास है जिसमें हम 10 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज तक आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न से पढ़ा होगा, लेकिन आज हम सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपका अगर ये 50 नंबर का आपका यह ऑब्जेक्टिव रहता है, अगर आपका 50 नंबर का आपका ये ऑब्जेक्टिव रहता है तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी रहता है। 50 नंबर क्या रहता है? सब्जेक्टिव भी रहता है। तो इसीलिए आपका ये सभी पढ़ना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बराबर आपको पढ़ेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिल सकेगा, आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल सकेगा। इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लिखे भी है कि इसे भी पढ़ना ज़रूरी है। यानी सभी स्टूडेंट देखते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न पर ध्यान ही नहीं देते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न को सिर्फ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तरह उतना मज़ेदार तो नहीं हो सकता, लेकिन आपका इतना पढ़ना ज़रूरी है। इतना आप समझने का प्रयास ज़रूर करिएगा। हम आपका 100% देकर समझाने का प्रयास करेंगे और आप ये 100% दीजिए और फिर देखिए समझ में कैसे नहीं आती है। चलिए हम इंग्लिश का हम जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है 10 जो हमारे द्वारा गेस किया गया प्रश्न सिर्फ लाए हुए जो आपके परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं 10 सब्जेक्टिव प्रश्न को, और आपको हिंदी के साथ इंग्लिश बताएंगे, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। देखिए इस प्रकार से हम बताने वाले हैं। देखिए एक तरफ इंग्लिश रहेगा और दूसरी तरफ आपका हिंदी रहेगा, तो इस प्रकार से आप समझाएंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए और एक अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो क्लास 12th में होंगे उनके पास शेयर करिए। शेयर करने के बाद न्यू स्टूडेंट क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। न्यू स्टूडेंट जो भी नया स्टूडेंट होंगे वह चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर PDF वाला व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को। सबसे पहला नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। अच्छे से आपको सिर्फ एग्जाम में आपको इंग्लिश लिखना है, हिंदी नहीं लिखना है। आपको एग्जाम में हिंदी तरीका भी हिंदी नहीं लिखिएगा, तो आप हिंदी लिखिएगा तो आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा। सिर्फ इंग्लिश लिखना है। हिंदी हम इसलिए लिखे हुए हैं, हिंदी हम इसलिए लिखे हुए ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, आपको थोड़ा भी हार्ड नहीं लगे। आप कोई स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, उनको भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिएगा। आप इस प्रकार से लिखिएगा, आपको अपने से भी बना कर लिख सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो सब्जेक्टिव प्रश्न है कि व्हाट डिड सेबी टू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स। ये क्वेश्चन है, इसका हिंदी क्या हुआ? तो जब सेबी किससे बात हो रहा है? सेबी द आर्टिस्ट वाले। ये आपका लिया गया है कहाँ से? ये आपका लिया गया है द आर्टिस्ट से। जब आपका आर्टिस्ट जो आपका स्टोरी है इंग्लिश का, ये लगभग 6ठा चैप्टर है कि द आर्टिस्ट से लिया गया है। सब्जेक्टिव प्रश्न है कि जब सेबी को कद्दू इकट्ठा करना, जो वो क्या करता था, सेबी एक कलाकार था जो कद्दू को इकट्ठा करता था। जब सेबी को कद्दू इकट्ठा करने से रोका गया तो सेबी ने क्या किया? तो उसके बाद सेबी ने क्या किया, यही पूछा जा रहा है। तो आंसर इंग्लिश में किस प्रकार से लिखना है? तो व्हाट डिड सेबी डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड। तो लिखना है आंसर में कि सेबी सीम्स टू बी अ creative guy even after his collection of God smashed by his father. He did not stop there. Now he has started painting picture। यानी इसका हिंदी हुआ कि सेबी एक रचनात्मक लड़का लगता है। सेबी जो है एक रचनात्मक लड़का लगता है। अपने पिता द्वारा लौकी के संग्रह के तोड़ दिए जाने के बाद भी वह रुका नहीं, अब उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आपको आंसर लिखिएगा कि सेबी सीम्स टू बी अ क्रिएटिव गाय। यानी जो आपका जब उनके जो पिताजी थे वे सेबी के, वे जब सेबी जो कद्दू को इकट्ठा करके कद्दू पर नए नए प्रयोग करता था, जो उनको रोका गया तो वह क्या करने लगा? वह उसका पेंटिंग पिक्चर यानी पिक्चरों को पेंट करने लगा। वो अपना काम छोड़ दिया, लेकिन अपनी कला को छोड़ दिया, लेकिन आपका काम कुछ करना ही लगा। और लिखिए कि इवन आफ्टर हिज कलेक्शन ऑफ गॉड स्मैश्ड बाय हिज फादर ऑफ डिड नॉट स्टॉप देयर। यानी जब उसके पिता के जरा उनको रोक दिया गया कद्दू को कलेक्ट ना करो, इसे बोला गया, तो उसको क्या करना है? नाउ माने अभी। नाउ ही हैज स्टार्टेड पेंटिंग पिक्चर। उसके बाद वो पिक्चर को पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो इतना सिंपल सा आंसर था। आप लोग समझ गए होंगे, समझे या नहीं समझे एक बार कमेंट लिख दीजिए। इस प्रकार से लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और हिंदी आपको समझाने के लिए है तो आपका इसका PDF हम दे देंगे, इसका चिंता मत कीजिए। इसका PDF हम ग्रुप में दे देंगे, नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो इसका PDF दे देंगे, आप वहाँ से जाकर समझ लीजिएगा। तो व्हाट यू नो अबाउट रूपर्ट ब्रूक। यानी इसका हिंदी हुआ कि रूपर्ट ब्रूक के बारे में आप क्या जानते हैं? रूपर्ट ब्रूक जो द सोल्जर चैप्टर को लिखे थे, रूपर्ट ब्रूक उनका ही नाम था, द
सोल्जर को राइटर है। तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में जो आप जानते हैं उनको बताना है। तो कैसे लिखिएगा, तो आपको लिखना है कि रूपर्ट ब्रूक वाज एन आइडियस्ट इंग्लिश पोएट हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ही वाज अ सोल्जर बाय प्रोफेशन एंड रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी इसका हिंदी हुआ कि रूपर्ट ब्रूक एक आदर्शवादी अंग्रेजी कवि थे। क्या थे? आदर्शवादी, यानी आइडियलिस्ट का मतलब होता है आदर्शवादी, और इंग्लिश पोएट यानी अंग्रेजी कवि थे जिनका मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। जिनका मृत्यु यानी जो डाइड हुआ था वह प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उन्हीं में उनका मृत्यु हुआ था। और वह पेशे से एक सैनिक थे, यानी प्रोफेशन का मतलब होता है पेशे, और से इंग्लैंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मृत्यु हुआ था, और एक सैनिक थे और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। वह अपने युद्ध सोनेट के लिए प्रसिद्ध है। सोनेट, अब सोनेट क्या होता है? जो आपका 14 लाइन का एक पोएट होता है। सोनेट जो होता है वो आपका 14 लाइन का एक कविता है। इसमें 8 लाइन को जो होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और बाद 6 लाइन को सिस्टेट कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो रूपर्ट ब्रूक का समझ गए, लिखिए। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो कहते क्या है कि रूपर्ट ब्रूक वाज एन आइडियलिस्ट इंग्लिश पोएट हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ही वाज अ सोल्जर बाय प्रोफेशन एंड रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ही इज़ फेमस फॉर हिज वॉर सोनेट। सोनेट होता है, आपने बता दी सोनेट क्या होता है। इन द वर्ड्स ऑफ W. Yeats, ही वाज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। यानी इसके कहते हैं कि उसके बाद समझिए वह अपने युद्ध सोनेट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक समझ गए। W.B. Yeats, यानी जो W.B. Yeats थे वह उस समय इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवक था। और जो W.B. Yeats थे वे कहते थे कि ये जो रूपर्ट ब्रूक है ये आपका इंग्लैंड के सबसे हैंडसम, सबसे सुंदर यंग मैन है, सबसे सुंदर एक कवि है, ऐसे बात करते थे W.B. Yeats। यानी वह भी एक महान पोएट थे और दूसरे वह पोएट होकर भी दूसरे पोएट की प्रशंसा कर रहे थे। तब ये क्वेश्चन भी आप समझ गए। पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा ना, अपने से भी बना के लिख सकते। देखिए अब हिंदी में समझ लीजिएगा तो हिंदी का आप चेंज भी करके लिख सकते हैं। रूपर्ट ब्रूक का आप लिख दीजिएगा रूपर्ट ब्रूक, और आदर्शवादी को आइडियलिस्ट लिख दीजिएगा। यानी आपको हिंदी का चेंज टू इंग्लिश करके भी लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न में कि तीसरा प्रश्न क्या है उसको भी हम समझेंगे। चलिए जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से, कौन से चैप्टर से है चलिए देखते हैं। What agreement does the poet give at the time of parting with his beloved? ये आपका कहाँ से लिया गया है, समझे नहीं समझे? ये आपका लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो से अब लिया गया है। जो आपका क्या है, ये आपका एक पोएम है। ये आपका क्या है, एक पोएम है। जो आपका पोएम आपका पोएट्री का सबसे पहला पोएम ही है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, यानी मेरे प्रिय मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, इसका हिंदी हुआ। तो चलिए हम इसको सब्जेक्टिव प्रश्न से इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहते हैं कि व्हाट एग्रीमेंट्स डज द पोएट गिव एट द टाइम ऑफ पार्टिंग विथ हिज बिलव्ड, यानी विदा होते समय कवि अपने प्रेमिका को क्या दलील देते हैं। जब कवि विदा हो रहे थे, जब एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो कवि अपनी जो प्रेमिका है उनको क्या बताते हैं, क्या दलील देते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि द पोएट सेज टू हिज बिलव्ड दैट डोंट लेट बैड थॉट्स इंटर योर mind because sometimes it comes true at the same time, suggests that if you remember me then imagine I am there on your bed but we are just turned aside। यानी इसका हिंदी हुआ कि कवि अपने प्रेमिका से कहते हैं, द पोएट सेज टू हिज बिलव्ड दैट, यानी कवि अपने प्रेमिका से कहते हैं कि अपने दिमाग में कोई बुरा ख्याल न आने दो। क्या कहते हैं कि वह कहते हैं कि अपने जब का दिमाग यानी माइंड है उसमें कोई भी बुरा ख्याल ना आने दो, यानी लेट बैड थॉट्स इंटर योर माइंड बिकॉज क्योंकि समटाइम्स इट कम ट्रू, यानी कभी कभी जो होता है यह सच हो जाता है, क्योंकि जो आपका माइंड में जो बुरा ख्याल चल जाता है वो कभी कभी सच हो जाता है। साथ ही वह सुझाव देते हैं, और साथ ही अपने प्रेमिका को वह सुझाव देते हैं एट द सेम टाइम, सजेस्ट दैट, यानी सुझाव देते हैं कि अगर तुम्हें मेरी याद आए तो कल्पना करो, यानी इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। तो इमेजिन कर लो, कल्पना कर लो कि मैं तुम्हारे बिस्तर पर लेटा हूँ,
मैं तुम इस तरफ सो रहे हो और मैं इस तरफ सो रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिस्तर पर ही लेटा हुआ हूँ और बस हम एक दूसरे के उलट में, यानी अगर तुम इस तरह सो रही हो, अगर तुम इस तरह सो रही हो तो हम इस तरह घूम कर सो रहे हैं, यानी इस तरफ दीवार है और इस तरफ तुम हो और इस तरफ हम है, इस प्रकार सो रहे हैं। इस प्रकार से तुम इमेजिन करना, कल्पना करना कि हम इस प्रकार से सो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझे या नहीं समझे, एक बार कमेंट लिख दीजिएगा कि आप 3 नंबर क्वेश्चन समझ चुके हैं या नहीं समझे। ये आपका लिया गया स्यूटस लॉ एंड नोट को, जब कभी अपने प्रेमिका से दूर जा रहे होते हैं तो ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये समझ चुके हैं, इसका PDF दे देंगे, आप वहाँ जाकर याद कर लीजिएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका ये अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है कि वाट सिमिलरिटीज डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग। ये कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है आपका कहाँ से, यह लिया गया आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को, जिसको लिखे है बर्टन रसेल दी। ये आपका 5वां चैप्टर है, ये आपका प्रोज सेक्शन का 5वां चैप्टर है। तो इसी से आपका ये लिया गया है सब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए क्या इसमें बोला जा रहा है, समझते हैं कि वाट सिमिलरिटीज डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग, यानी कवि 2 मनुष्यों के बीच कौन सी समानता देखते हैं। जो आपका कवि है वो जो मनुष्य है उसके बीच 2 समानता कौन कौन से देखते हैं। तो लिखना है कि द पोएट सेज दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड इज सेम बिकॉज दे ऑल आर मेड ऑफ द सेम एटम ऑफ ब्लड। देखिए लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम 100% कोशिश कर रहे हैं आपका समझाने का। एक बार आप भी ध्यान से पढ़िए, इधर उधर का बात छोड़िए, आप पढ़ाई पर फोकस करिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, आपको नहीं आ रहा है तो। और आगे बोलते हैं कि और हिंदी में हुआ इसका अर्थ कि कवि कहते हैं कि विश्व के सभी मनुष्य, विश्व के जो भी आपका विश्व है यानी पूरी दुनिया है, सभी मनुष्य क्या है, बराबर है, मनुष्य एकदम बराबर है, क्योंकि वे सभी खून के एक ही कतरे से मिलकर बने, वे खून के एक ही कतरे से मिलकर बने हुए हैं। तो इतना समझ गए कि द पोएट सेज दैट, यानी जो कवि कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड इज सेम बिकॉज दे ऑल आर मेड ऑफ द सेम एटम ऑफ ब्लड। एटम ऑफ ब्लड खून का कतरा इसका हिंदी होता है। तब 4 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ चुके हो कि हमारे तो उम्मीद है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपका 5 नंबर प्रश्न है। क्या कहा इसमें कि व्हाई इज द ऑटम कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। ये आपका लिया गया है ऑड टू ऑटम चैप्टर से, ऑड टू ऑटम से यह लिया गया है, ऑड टू ऑटम से यह लिया गया है। जबकि यह पोएट्री का चैप्टर नंबर 4 है। पोएट्री का कितना नंबर, चैप्टर नंबर 4 है, तो यही से लिया गया है। आपको बता दे रहे हैं ताकि थोड़ा ज्ञान हो जाए। वो ये 5 नंबर प्रश्न है जो आपका ये पूछा जाता है, ये BBI प्रश्न है। हम 10 लाख भी है लेकिन 10 आपका बहुत ही BBI प्रश्न है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए कह रहा है कि 10 प्रश्न को आपको पढ़कर समझ कर जाना होगा। आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना होगा। आप हिंदी समझ लीजिएगा ना तो आपको इंग्लिश में चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं कि 5 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कि इसमें है कि वाई इज़ द ऑटम कॉल्ड द सीजन ऑफ मिट्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। इसका हिंदी हुआ कि पतझड़ ऋतु को कोहरे और मधुर फल का मौसम क्यों कहा जाता है। जो आपका पतझड़ ऋतु का जो पतझड़ ऋतु ऑटम सीजन को कोहरे और मधुर फल का मौसम क्यों कहा जाता है। तो लिखना है कि ऑटम इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिट्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, यानी पतझड़ ऋतु को धुंध की उपस्थिति के कारण, जो धुंध होता है इसमें देख रहे होंगे धुंध लगा होता है, तो पतझड़ ऋतु को धुंध की उपस्थिति के कारण कोहरे और मधुर फल का मौसम कहा जाता है। यानी बिकॉज ऑफ द प्रेसेंस, यानी क्योंकि इस मौसम के दौरान पेड़ों पर फल अत्यधिक पक चुके होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेसेंस ऑफ द मिस्ट्री एंड बिकॉज ड्यूरिंग दिस सीजन fruits on trees have reached to extreme ripeness, the crops are ready to be picked in this season। यानी इस मौसम में फसलें तैयार हो जाती है, इसमें जो फल पक चुके होते हैं और फसलें तैयार हो चुकी होती है। इसमें जब पूछा जा रहा है कि जो पतझड़ ऋतु को होता है कोहरे और मधुर फलों का सीजन क्यों कहा जाता है, मौसम क्यों कहा जाता है। जब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में आता है कि पतझड़ ऋतु को कोहरे और मधुर फल का मौसम क्यों कहा जाता है। वाई इज द ऑटम कॉल्ड द सीजन ऑफ मिट्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। तो इसका आंसर हुआ कि पतझड़ ऋतु को धुंध की उपस्थिति के कारण कोहरे और जो धुंध होता है इसमें उसी के उपस्थिति के कारण कोहरे और मधुर फल का सीजन कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम के दौरान पेड़ों पर जो फल होते हैं वो अत्यधिक पक चुके होते हैं। सभी फल जो होते हैं
हैं वह पक चुके होते हैं और इस मौसम में फसलें जो होती है वह तैयार हो चुकी होती है। तो आपका समझ चुके हैं। बढ़िए अब अगला प्रश्न पर। तो चलिए बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार कमेंट लिख दीजिए। सभी स्टूडेंट को कमेंट लिख दीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये 6 नंबर प्रश्न है कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इतना समझिए कि आपका चैप्टर का नाम है, ये आपका नाम है चैप्टर का, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आपका चैप्टर का नाम है। आपका इसी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है जिसको W.H. ऑरेंज जी इसको लिखे हुए हैं। तो इसे क्या कहा जा रहा है सभी समझते हैं कि कवि का क्या मतलब है। व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही सेज, यानी जब वो कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका क्या मतलब है, क्यों कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका मतलब हुआ कि द पोएट वांट्स टू से दैट द पीपुल आर रनिंग होल्ड, यानी कवि कहना चाहते हैं द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं कि लोग बूढ़े हो रहे हैं, दैट ही पीपुल आर टर्निंग ओल्ड, यानी लोग बूढ़े हो रहे हैं और वे धीरे धीरे कब्र की ओर जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वह धीरे धीरे कब्र की ओर जा रहे हैं। एंड दे आर ग्रेजुअली गोइंग टुवार्ड्स द ग्रेव, ग्रेव यानी होता है कब्र, ग्रेव का अर्थ क्या होता है, ग्रेव का अर्थ होता है आपका कब्र। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ग्रेव का अर्थ कब्र होता है, कब्र की ओर जा रहे हैं। उनके जीवन का सफ़र अब इस दुनिया से पूरा हो गया, पर जीवन का जो सफ़र था इस दुनिया सबका पूरा हो चुका है। अब वे कब्र की ओर यानी मृत्यु की तरफ वो जा रहे हैं। नाउ दे कंप्लीट देयर जर्नी ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड। समझ चुके हैं। 6 नंबर प्रश्न भी समझ गए। और चलिए हम अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको भी समझते हैं। आपको एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश लिखना है, आपको हम बार बार कर रहे हैं हिंदी नहीं लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। और चलिए हम चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका 7 नंबर में 7 नंबर प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय नर्सिस फ्लावर। व्हाट डू यू मीन्स बाय नर्सिस फ्लावर। नर्सिस फ्लावर का क्या मतलब है। तो इसमें है कि नर्सिस फ्लावर का क्या मतलब हिंदी, इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो नर्सिस फ्लावर का अर्थ ये भी आपका लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। जबकि ये पिछला चैप्टर का क्वेश्चन देखे थे आपने, अभी जो क्वेश्चन देखे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को, जिसको W.H. ऑरेंज जी लिखे हुए हैं, ये भी यही से लिया गया है। ये भी यही से लिया गया है कि व्हाट डू यू मीन्स बाय नर्सिस फ्लावर। नर्सिस फ्लावर का मतलब क्या है। तो नर्सिस फ्लावर मीन्स द प्लांट्स विच इज प्लांटेड अराउंड द मेन प्लांट्स टू सपोर्ट इट एज बेस, यानी नर्सिस फ्लावर का अर्थ उन पौधों से है जो पौधे मुख्य पौधों के चारों ओर लगाए जाते हैं। जो आपका ये पौधा समझ लीजिए, ये आपको ऐसा समझ लीजिए कि आपका ये पौधा है, आपको ये समझ लीजिए पेड़ है, यहाँ पे जो आपका पौधा लगा हुआ है, ये आपका इस साइड से जो पौधा लगा होता है छोटा सा, जो आप देखते होंगे कि बीज का जो पौधा होता है, इसी को बोलते हैं नर्सिस फ्लावर, इसी को नर्सिस फ्लावर बोलते हैं। तो इतना तो आप समझ गए, इसी को नर्सिस फ्लावर बोलते हैं। यह बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपका यह भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन में ही आता है कि क्या नर्सिस फ्लावर क्या होता है। समझ गया कि नर्सिस फ्लावर का अर्थ है उन पौधों से है जो पौधे मुख्य पौधे के चारों ओर लगाए जाते हैं। जो का पौधा होता है उसके चारों ओर लगाए जाते हैं, वे इसे आधार के रूप में सहारा देते हैं। आधार के रूप में यानी वह उसको मजबूती प्रदान करते हैं, तभी वह बड़ा पेड़ बन सकता है। और यहाँ तक 7 नंबर प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है, क्लियर। और बढ़ते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न में है कि हाउ इंडियन। 8 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, आपका इंडियन सिविलाइजेशन से ये आपका क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आपका प्रश्न है। तो चलिए समझते हैं कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। सभी VVI प्रश्न है, इतना आपको ध्यान रखना है कि सभी जो है VVI प्रश्न है, आपके परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो इसमें क्या है कि हाउ इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से वह एक अलग है। तो लिखना है कि द इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑन वांट्स वेयरएस यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इनफिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। The Indian civilization is based on belief in God, whereas the Western civilization इज गोल्ड ब्लेस, यानी भारतीय सभ्यता आवश्यकताओं पर प्रतिबंध आधारित है। भारतीय जो सभ्यता है वह आवश्यकताओं पर प्रतिबंध पर आधारित है, जबकि जो यूरोपीय सभ्यता जो आपका यूरोपीय सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन है मानव की अनंत बहुलता पर आधारित है। भारतीय सभ्यता ईश्वर से विश्वास पर आधारित है, जबकि पश्चिमी सभ्यता ईश्वर विहीन यानी ईश्वर पर विश्वास नहीं करती है। भारतीय सभ्यता
हाथों और पैरों से काम करने में विश्वास करते थे। जो भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन है वो हाथ और पैरों से जो काम करते हैं उस पर विश्वास करती है। लेकिन जो आपका यूरोपीय सभ्यता होती है सिर्फ मशीनों पर निर्भर होती है, वो समझते हैं कि हम मशीन से सारे काम कर लेंगे, ये आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझती है। तो ये था आपका 8वां प्रश्न। समझे या नहीं समझे कमेंट कर दीजिए। आपको समझ में आ तो रहा है ना, हम सब समझा रहे हैं, जब इतना मेहनत समझा रहे हैं आपको समझ में कैसे नहीं आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पर। आपका ये अगला प्रश्न जो है कि वाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी गांधी जी मन को चंचल पक्षी क्यों कहते हैं। गांधी जी जो है महात्मा गांधी वे मन को चंचल पक्षी क्यों कहते हैं, बताइए चंचल पक्षी क्यों कहते हैं। तो वह आपको लिखना है कि गांधी जी सेज दैट, यह भी आपको लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो आपका रेनबो बुक है उसका सबसे पहला चैप्टर है। तो गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज लाइक नहीं क्यों, तो लाइक शेयर तो बनता है, इतना तो कर लीजिए। बोलते हैं कि गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड। देखिए हम समझते हैं कि आपको उतना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है तो आप आंसर बताते हैं, लेकिन आपको इसमें आंसर नहीं बताना पड़ रहा है, आपको सिर्फ समझना है। आपको मोबाइल को फुल स्क्रीन में करिए और आपको समझना स्टार्ट करिए, और इधर उधर बात छोड़िए, फुल ध्यान आपको पढ़ाई पर होना चाहिए। और कहते हैं कि गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी गांधी जी कहते हैं कि मन एक चंचल पक्षी है, बेचैन पक्षी है, क्योंकि यह कभी संतुष्ट ही नहीं होता, या कोई संतुष्टि नहीं होता। इट इज नेवर सेटिस्फाइड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, ही सेज बिकॉज अ माइंड नेवर गेट्स सेटिस्फाइड, यानी यह बोलते हैं कि वह जितना अधिक पाता है वह उतना ही अधिक चाहता है, जितना उसको मिलता है उतना ही और चाहता है, और फिर भी क्या करता है वो असंतुष्ट रहता है, कभी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, असंतुष्ट रहता है। वह कहते हैं क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि मन जो है कभी असंतुष्ट यानी संतुष्ट नहीं हो सकता, हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। एक पंछी की तरह रहता है, वह हमेशा अपनी इच्छाओं के प्यास बुझाने के लिए भटकता रहता है। उसका कोई भी इच्छा पूरी होने के बाद भी अगला तैयार रहता है। देखिए आपका जो इच्छा होगा, देखिए समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि आपका इच्छा है, देखिए आपका अगर इच्छा है कि साइकिल खरीदना, आपका इच्छा है क्या कि साइकिल खरीदना, ऐसा कोई इच्छा नहीं होगा आपको साइकिल खरीदने के लिए। कोई अगर इच्छा का साइकिल खरीदना, आपको साइकिल मिल जा रहा है, आपको समझ लीजिए कि साइकिल मिल गया, आपको ये साइकिल खरीदने का इच्छा था, साइकिल मिल गया। अब आपका इच्छा हुआ क्या, मोटरसाइकिल खरीदने का, मोटरसाइकिल खरीदने का आपका इच्छा हुआ, मोटरसाइकिल खरीदने का। अब ये भी आपको मिल गया, मोटरसाइकिल भी मिल गया। अब क्या करेंगे, मोटरसाइकिल मिल गया, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद करेंगे कार खरीदने के लिए, कार, इसके बाद आप कार खरीदेंगे, कार मिल जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद करेंगे बड़ा कार। अब हमको बड़ा कार, ये छोटा कार से काम नहीं चलेगा, हमको बड़ा कार खरीदना होगा। यानी अब जो इच्छा होता है मनुष्य का, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ये हमेशा बढ़ता रहता है, कोई ख़त्म हो ही नहीं सकता है। तो ये था आपका 9 नंबर प्रश्न, या तो समझ चुके हैं। 9 नंबर प्रश्न में आपका क्लियर होगा कि क्या था कि गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी गांधी जी बोलते हैं कि माइंड रेस्टलेस बर्ड क्यों कहते हैं गांधी जी, इसलिए कहते हैं क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता है, हमें एक तौर और एक इच्छा लेकर आता है कुछ पाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो है ये आपका अंतिम प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न। जब अपने 10 प्रश्न बताएगा, इसमें से 2 से 3 प्रश्न पक्का आपको एग्जाम में लड़ जाएगा, इतना आपको गारंटी है। तो इसमें है कि 10 नंबर प्रश्न है, तो व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स प्रीफर टू लिव इन विलेज। आपको क्या ये सब प्रश्न जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है, एक बार कमेंट में लिख दीजिए, तो हम भी देखें कि आपका इंपॉर्टेंट लग रहा है या नहीं। वाई डिड योर अनसेस्टर्स प्रीफर टू लाइव इन विलेज, तो लिखना है कि आपका ये क्वेश्चन है कि हमारे पूर्वज गांव में रहना क्यों पसंद करते थे। तो आवर एंसेस्टर्स प्रीफर्ड टू लिव इन विलेज बिकॉज, यह भी आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही सवाल है कि आवर एंसेस्टर्स प्रीफर्ड टू लिव इन विलेज बिकॉज दे वांटेड to live in a safe place with their ancient tradition. They observed that towns often had issues like gangs of thieves, robbers, prostitutes and thieves. Therefore they did choose to live in village happily. यानी इसका हिंदी वाक्य हमारे पूर्वज गांव में रहना क्यों पसंद करते थे। हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद करते थे क्योंकि वे अपनी प्राचीन परंपरा के साथ सुरक्षित स्थान पर रहना चाहते थे। उन्होंने देखा कि शहरों में अक्सर चोरों, थीफ यानी चोरों, लुटेरों यानी चोरों और लुटेरों
वेश्याओं और दलालों के गिरोह जैसे मामले में होते हैं। जो वेश्याओं होते हैं और जो उनके गिरोह में होते हैं, लुटेरों जो होते हैं उनके गिरोह में ये सब होता है। इसलिए उन्होंने कस्बों के बजाय गाँव में खुशी रहना पसंद किया। वे समझते हैं कि जो शहर होता है इसमें चोर लुटेरों ये सब होते हैं, जो काफ़ी अशांति होता है शहर में, इसलिए वे हमेशा गाँव में रहना पसंद करते थे। आप 10 नंबर प्रश्न में समझ गए? समझे या नहीं समझे, एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में लिख दीजिएगा।